एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 2 का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाठ 2 गोल का अभ्यास। तो ये है पाठ 2 गोल का अभ्यास। यहाँ पर सबसे पहले है पाठ से, इसमें है मेरी समझ से। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए यानी कि स्टार लगाइए। पहला है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। तो यहाँ पर ये जो घटना है ये तब की है जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे और उनके अपोजिट टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उनके सिर पर हॉकी स्टिक से मार दिया था। और जब वे घायल हो गए, वापस से पट्टी वगैरह बंधवा कर वापस आए, तो उन्होंने अपना बदला किस तरह से लिया कि उन्होंने लगातार 6 गोल किया और उस टीम को हरा दिया, अपनी टीम को जीत दिलाई। और उसके बाद उस खिलाड़ी से उन्होंने यह बातें कही थीं। तो इन बातों को पढ़कर हमें मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या पता चलता है कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या फिर वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में सही विकल्प होगा चौथे नंबर वाला, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इसके सामने हमें तारा बनाना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना बदला मारपीट से नहीं लिया था बल्कि खेल के माध्यम से लिया था। क्योंकि खेल की कुछ मर्यादा होती है, कुछ अनुशासन होता है, कुछ नियम होते हैं। तो ध्यानचंद ने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि खेल को सही भावना से खेल करके अपना बदला लिया। फिर दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनके खेल भावना के कारण। लोग मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे, इसका कारण था उनकी हॉकी खेलने का विशेष कौशल। वो जिस तरीके से हॉकी खेलते थे वह बहुत ही अनोखा था, अद्भुत था। उनकी तरह हॉकी कोई दूसरा नहीं खेलता था। तो इसलिए यहाँ पर यह जो पहला विकल्प है वह सही होगा। इसके सामने हम तारा बनाएंगे। आगे है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ पर ये जो 2 प्रश्न दिए गए थे, इनमें हमने ये 2 जो विकल्प चुने, यह विकल्प हमने क्यों चुने, इसका कारण हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहला विकल्प हमने चुना था कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इसका कारण यह है कि मेजर ध्यानचंद ने अपना बदला खेल के जरिए लिया, ना कि मारपीट से, जो कि एक सच्चे खिलाड़ी की खेल भावना का उदाहरण है। अगर मेजर ध्यानचंद चाहते तो वह भी उस खिलाड़ी को पलटकर हॉकी से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह खेल के मूल्यों को जानते थे, खेल के अनुशासन को जानते थे, खेल की भावना को अच्छी तरीके से समझते थे और इन सभी चीज़ों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना बदला खेल के माध्यम से लिया, ना कि मारपीट करके। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस विकल्प को चुना। फिर दूसरा विकल्प हमने यहाँ पर चुना कि लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण कहना शुरू कर दिया। तो हमने यह विकल्प क्यों चुना, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के हॉकी खेलने की शैली बहुत ही अनोखी थी। उनका बॉल पर ऐसा कंट्रोल था मानो वह उनकी स्टिक से चिपक ही जाती थी। जब भी वह हॉकी खेलते थे तो जब एक बार उनकी हॉकी स्टिक में बॉल आती थी तो वह ऐसे हो जाती थी जैसे लगता था कि वह बॉल उनकी स्टिक से चिपक गई है, यानी कि कोई भी उनसे बॉल ले नहीं पाता था। इस तरह की उनकी अद्भुत शैली थी। इसलिए
लोग उनको हॉकी का जादूगर कहते थे, क्योंकि यह जो कौशल था यह किसी दूसरे के पास नहीं था। इसके बाद है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपके पाठ से लिए गए हैं, और इसके अपोजिट साइड में इन शब्दों के अर्थ या फिर संदर्भ दिए गए हैं। हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो देखो, यहाँ पर पहला शब्द है लांस नायक। लांस नायक क्या है? लांस नायक भारतीय सेना का एक पद यानी कि एक रैंक है। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में एक रैंक होती है लांस नायक। फिर दूसरा शब्द है बर्लिन ओलंपिक। तो बर्लिन ओलंपिक क्या है? यहाँ पर देखो, चौथे नंबर पर वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। बर्लिन ओलंपिक क्या है? एक खेल प्रतियोगिता है जो जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित की गई थी और इसमें 49 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद है पंजाब रेजिमेंट। तो पंजाब रेजिमेंट क्या है? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, जिसका नाम था पंजाब रेजिमेंट। तो इसको मिला देंगे यहाँ पर। फिर है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो ये क्या है? ये है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। अंग्रेज जब थे उस समय एक हॉकी टीम थी जिसका नाम था सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। इसके बाद है सूबेदार। सूबेदार क्या है? स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। सूबेदार इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था, तो इसे हम मिला देंगे इसके साथ में। फिर है छावनी। छावनी का क्या अर्थ है? तो छावनी का अर्थ होता है सैनिकों के रहने का क्षेत्र। छावनी यानी कि कैंट, जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसे कहते हैं छावनी। इसके बाद देखो, आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पाठ से चुनकर यहाँ पर 2 पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इन पर विचार करना है और इनका क्या अर्थ है, हमें क्या समझ में आया इन पंक्तियों को पढ़कर, यह अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। पहली पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। यह जो पंक्ति है इसका क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है, यानी कि अगर कोई किसी को मार देता है, किसी प्रकार से चोट पहुंचाता है, किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है या किसी भी प्रकार से किसी के साथ में कोई बुरा काम करता है, तो उस व्यक्ति के मन में हमेशा यह डर लगा रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अपना बदला अवश्य लेगा। तो उसे यह पता रहता है कि अगर हमने बुरा किया है तो हमारे साथ में भी बुरा होगा। जैसा कि पाठ में हमने देखा कि जो अपोजिट टीम का खिलाड़ी था जिसने मेजर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया, तो बाद में उसे इस बात का डर बना था कि मेजर ध्यानचंद भी इसका बदला अवश्य लेंगे, और यही कारण था कि वह पूरे टाइम, जब भी जितनी देर भी खेल चला, अपने खेल पर वह फोकस नहीं कर पाया, बल्कि पूरे टाइम डरा रहा कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ध्यानचंद अपना बदला लेने के लिए। तो जो भी व्यक्ति बुरा करता है वह हर समय इसी डर में रहता है कि उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है
कि मेजर ध्यानचंद अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी का पूरा सम्मान करते थे। जीत का श्रेय वे खुद ना लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे, इसीलिए वह गोल स्वयं ना करके दूसरे खिलाड़ियों को मौका देते थे, जो कि उनकी उत्कृष्ट खेल भावना को दर्शाता है। और उनकी इसी भावना से लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उनकी इसी खेल भावना ने लोगों का दिल जीत लिया था। मेजर ध्यानचंद अपनी टीम की हर एक खिलाड़ी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। जब भी वो गोल के नज़दीक पहुंचते थे उनकी हॉकी स्टिक में बॉल लेकर के, तो अगर वो चाहते तो खुद भी गोल करके सारा श्रेय, सारा क्रेडिट खुद ले सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे। बल्कि जब वो गोल करने के पास पहुंचते थे तो उनके पास में जो भी उनकी टीम का खिलाड़ी होता था उसे बॉल पास कर देते थे, ताकि वह खिलाड़ी गोल कर सके और इस गोल का क्रेडिट उस खिलाड़ी को मिल जाए। तो यह उनकी उत्कृष्ट खेल भावना को दर्शाता था। अगर वो चाहते तो खुद ही सारा श्रेय ले लेते, लेकिन वे एक अच्छे खिलाड़ी थे और अपनी टीम के लिए खेलते थे, ना कि खुद के लिए। स्वार्थी नहीं थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही सकारात्मक था। पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहते थे, इसीलिए वह दूसरे खिलाड़ियों को भी श्रेय देना चाहते थे। और उनकी यही भावना थी कि लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनके इसी भावना ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। दूसरा प्रश्न है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था खेल के प्रति उनकी लगन और उनका समर्पण, निरंतर अभ्यास, टीम को प्राथमिकता देना, राष्ट्रीय भावना, विनम्रता, सकारात्मक दृष्टिकोण, क्षमाशीलता और खेल में नैतिकता की भावना। वे हर स्थिति में खेल की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखते थे। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद हमेशा खेल के प्रति बहुत लगाव रखते थे और अपना पूरा समर्पण देते थे, यानी कि पूरी तरीके से अपने खेल के लिए समर्पित हुआ करते थे। साथ में वह अपने खेल का निरंतर अभ्यास भी करते थे, अपनी टीम को प्राथमिकता देते थे, राष्ट्रीयता की भावना से खेलते थे और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते थे। खेल की जो भी नैतिक भावना होती है, जो भी मूल्य होते हैं, जो भी नियम होते हैं और जो भी अनुशासन होते हैं, कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करते थे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, वे खेल के नियमों को कभी भी नहीं तोड़ते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। इस प्रश्न का उत्तर है, ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। यह इस बात से पता चलता है कि जब भी वे गोल के पास जाते तो स्वयं गोल करने के बजाय अपने दूसरे साथी को गोल करने देते, ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिले। उनका मानना था कि हार या जीत खुद की नहीं, बल्कि पूरी टीम और पूरे देश की होती है। तो से हमें पता चलता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। अगर वे चाहते तो खुद गोल करके हर बार खुद उसका क्रेडिट ले लेते, श्रेय ले लेते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरों को भी मौका देते थे और दूसरों का भी पूरा सम्मान करते थे। इसके बाद है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये जो संस्मरण है इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनकी आप सूची बना सकते हैं। जैसे कि पाठ में खेल की भावना को महत्व दिया गया है और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया गया है। यह संस्मरण एक प्रेरणादायक घटना है
जो कि हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें सदैव एक अच्छी भावना से खेल को खेलना चाहिए। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया है। इस संस्मरण के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह ध्यानचंद ने खेल के नैतिक मूल्यों को बनाए रखा और हर परिस्थिति में उसका पालन किया। अगला है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। यहाँ पर 2 शब्द एक जैसे प्रयोग किए गए हैं, यानी कि एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है और इन्हें लिखने के लिए बीच में एक छोटा सा चिन्ह लगाया गया है जिसे कहते हैं योजक चिन्ह। ऐसे शब्दों को कहा जाता है शब्द युग्म। तो आपको भी ऐसे शब्द युग्म बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें 5 शब्द युग्म बनाने हैं, जैसे कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, लिखते लिखते, अभी अभी, सुबह सुबह। इस तरह से आप शब्द युग्म बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। इसमें 2 शब्द युग्म हैं, धक्का मुक्की और नोक झोंक। यह भी शब्द युग्म है। ऊपर हमने देखा था कि जो शब्द युग्म था उसमें एक जैसे शब्द 2 बार लिखे हुए थे। यहाँ पर 2 शब्द हैं और दोनों अलग अलग हैं। इन्हें योजक चिन्ह के माध्यम से लिखा गया है। तो हमें ऐसे ही भिन्न भिन्न शब्दों वाले शब्द युग्म बनाने हैं। 5 शब्द युग्म बनाने हैं, जैसे आगे पीछे, भाग दौड़, मरना जीना, दिन रात, हंसना रोना। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो अभी हमने यहाँ पर जो उदाहरण देखे, हार या जीत, बच्चे व बूढ़े, ये शब्द युग्म हैं। इन्हें हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर या इसे हटाकर योजक चिन्ह लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हार जीत, और यहाँ से हटाएंगे वा को तो ये बन जाएगा बच्चे बूढ़े। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को भी हमें योजक चिन्ह के माध्यम से लिखना है, यानी कि इनमें योजक चिन्ह लगाकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अच्छा या बुरा, तो इसमें योजक चिन्ह लगाकर हम लिखेंगे अच्छा बुरा। छोटा या बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, यहाँ से और को हटाकर योजक चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर होगा अमीर गरीब। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण, और को हटाकर योजक चिन्ह लगा देंगे तो बन जाएगा उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य, यहाँ से और को हटाकर योजक चिन्ह लगा देंगे तो बन जाएगा गुरु शिष्य। अमृत या विष, यहाँ पर से या को हटाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे अमृत विष। इसके बाद है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए।
ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया गया है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर यहाँ से हम ही को हटा दें तो वाक्य बनेगा मैंने तो अपना बदला ले लिया। जहाँ पर भी ही, तो, भी इस तरह के शब्द लगे होते हैं तो इन शब्दों को किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब इन शब्दों को हटा दिया जाए तो जो अर्थ है वह थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार के कुछ वाक्य पाठ से चुनकर लिखने हैं और बताना है कि वहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है जोर देने के लिए, और अगर उन्हें हम हटा दें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला वाक्य है, इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। यहाँ पर जोर देने के लिए ही का प्रयोग किया गया है। इसे हम हटा दें तो वाक्य बन जाएगा इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया। इसके बाद है, उन दिनों भी यह सब चलता था। यहाँ पर वाक्य पर जोर देने के लिए भी का प्रयोग किया गया है। इसे हम हटा दें तो वाक्य बनेगा उन दिनों यह सब चलता था। फिर है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। यहाँ पर भी यह जो शब्द है इसे जोर देने के लिए लिखा गया है। इसे हम हटा दें तो वाक्य बनेगा आज मैं जहाँ जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। सारे गोल मैं ही करता था ऐसा नहीं था। यहाँ पर ही इस शब्द को जोर देने के लिए लिखा गया है, तो इसे हम हटा दें तो वाक्य बनेगा सारे गोल मैं करता था ऐसा नहीं था। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यहाँ पर तो इसे वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। इसे हम हटा दें तो वाक्य बनेगा देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। उनके साथ भी बुराई की जाएगी। यहाँ पर भी इस शब्द को जोर डालने के लिए लिखा गया है। इसे हम हटा दें तो वाक्य बनेगा उनके साथ बुराई की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को हाइप करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।